श्रोताओं, संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत अपने देश में बोली जाने वाली प्राचीन भाषाओं में पहले स्थान पर आती है। इसलिए इस भाषा के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1969 से हुई थी। इस शुभ दिवस को कई जगहों पर विभिन्न संस्कृत गतिविधियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी पड़ता है और संस्कृत दिवस भी। संस्कृत को हमारे वैज्ञानिक भी कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा मान रहे हैं और इनका साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संस्कृताचार्य, केंद्रीय विद्यालय सासाराम में पद स्थापित धनंजय जी। धनंजय जी, आप केंद्रीय विद्यालय सासाराम में संस्कृत के शिक्षक हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धनंजय जी, विश्व संस्कृत दिवस के मद्देनजर सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि संस्कृत दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। देखिए अर्चना जी, सर्वप्रथमं संस्कृत दिवसस्य विषये एषः कार्यक्रमः अस्ति। अतो हेतु अहं संस्कृतविषये भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। भारतीय जनमानसेभ्यः संस्कृतदिवसस्य, रक्षाबंधनस्य, श्रावणी उपाकर्मण च शुभाशयाः। इसका अर्थ यह है कि सभी भारत के जनमानसों को संस्कृत दिवस की, रक्षाबंधन की और श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपने प्रश्न पूछा कि कब से मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस मनाने का बहुत प्राचीन इतिहास नहीं है। इस दिवस का जो प्रारंभ है वो आधुनिक काल में हुआ, जिसका उद्देश्य था संस्कृत भाषा को पुष्पित और पल्लवित करने का, इसको मजबूत बनाने का, जनमानस तक इसे पहुंचाने का। जी। तो वर्ष 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सबसे पहली बार संस्कृत दिवस मनाने का जो निर्देश था वो जारी किया था, और तब से यह दिवस जो है श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा को यह दिवस मनाने जाने लगा। जी आचार्य जी, संस्कृत देववाणी है, इस विषय का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत देववाणी है। देववाणी कहने से कुछ लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं कि ये देवताओं की भाषा है, तो ये केवल देवता ही बोल सकते हैं, ये सामान्य जनमानस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है देववाणी है, और इसके अध्ययन का महत्व ये है कि हम सबसे पहला जो इसका अध्ययन का महत्व वो है कि ये ज्ञान का भंडार है। संस्कृत का अध्ययन हमें प्राचीन ज्ञान परंपरा से जोड़ता है। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और इतना ही नहीं, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, गणित आदि ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करके हम भारतीय दर्शन की जीवन शैली, विज्ञान और इतिहास की गहरी समझ को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमें मजबूत बनाता है, तो इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। दूसरा इसका कारण ये है कि इसका जो भाषा शैली है ये वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित है। जी। आप देखेंगे कि इसका जो व्याकरण आचार्य पाणिनि ने लिखा है, जिसका नाम अष्टाध्यायी है, उसको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। व्याकरण में कहीं भी यहाँ पर जो कोई भी उलझपन नहीं है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। पतंजलि का जो महाभाष्य है, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़ के जब आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाए कि इनकी रचना कैसे हुई होगी। बहुत ही छोटे एक पुस्तक अष्टाध्यायी, उसमें सारे नियमों को बांध दिया गया है। तो इसी प्रकार से, और ये भी कहते हैं कि आजकल जो संस्कृत भाषा है वह कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। जी। धनंजय जी,
संस्कृत को किसी वर्ण विशेष की भाषा मान लेना कितना व्यवहारिक हो सकता है? हमारे श्रोताओं के लिए हम इस बिंदु पर भी आपसे रोशनी चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये धारणा आम जनमानस में बस गई है और इसका कुछ कारण वो वर्ण के लोग भी हो गए हैं। तो यह विचार संस्कृत किसी विशेष वर्ण की भाषा है, ये एक भ्रामक और बिल्कुल गलत धारणा है। इतिहास में इसके कई प्रमाण मिलते हैं कि संस्कृत ये कभी भी किसी एक समूह तक सीमित नहीं रही है, अपितु इसका ज्ञान सभी के लिए सुलभ था। इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जैसे व्यास, कालिदास, वाल्मीकि जैसे महाविद्वान सभी ने संस्कृत को रचना का माध्यम बनाया और ये सभी विद्वान अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, अलग अलग वर्गों से आते थे। तो एक ये कारण है कि संस्कृत किसी विशेष वर्ण की भाषा नहीं है। दूसरा कारण है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा भी जो थी वो प्रत्येक वर्ग की थी। जैसे हम कुछ विदुषियों के नाम जानते हैं, गार्गी, मैत्री जैसी विदुषियों का उल्लेख उपनिषदों में हमें मिलता है। तो यह दर्शाता है कि स्त्रियां संस्कृत में निपुण थीं और दार्शनिक शास्त्रार्थों में भी भाग लेती थीं। तीसरा कारण है कि ये पहले जन सामान्य की भाषा थी ये, और इसका प्रमाण हमें बौद्ध और जैन धर्म के अलावा और कई ग्रंथों में मिलते हैं। इसके अलावा राजा भोज के शासन काल में संस्कृत केवल विद्वानों और राज दरबारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका जो प्रयोग था उनके पूरी प्रजा तक था। और चौथा कारण है इनकी जो सूक्तियां हैं, इनकी सूक्तियों में प्रत्येक वर्ग के लिए बात हुई है। ये किसी एक वर्ण विशेष के लिए बात नहीं हुई कि किसी एक वर्ण विशेष को हम ये उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए हम लोग बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। जब हम सभी के लिए बात कर रहे हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि जब ये सभी के लिए है, मतलब ये भाषा भी सभी के लिए है। जी आचार्य जी, कहते हैं इतिहास के किसी कालखंड में संस्कृत जन भाषा भी थी, यानी लोग बाग कभी संस्कृत में ही वार्तालाप भी करते थे। इस बिंदु पर आपकी क्या राय है? आपका अवलोकन बिल्कुल ठीक है कि राजा भोज के काल में संस्कृत भाषा का उपयोग केवल विद्वानों या दरबारों तक नहीं था। राजा भोज जो 11वीं शताब्दी के थे, उनके समय की एक कथा आती है। राजा भोज के दरबार में कोई महाविद्वान पंडित आते हैं और वो राजा भोज के नगर में रहने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि ये प्रचलित था कि राजा भोज के नगर में बहुत सारे विद्वान लोग वहाँ रहते हैं। तो जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो राजा भोज ने अपने दरबारियों से, अपने जो मंत्री हैं उनसे बात की कि जाइए और हमारे नगर में जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा ना हो, जो विद्वान ना हो, उनको पर्याप्त मात्रा में धन देकर उनके रहने की व्यवस्था कराकर और इन महापंडित को, इन विद्वान को वहाँ पर रुकवा दीजिए। तो वो जाते हैं और जाकर पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं। तो राज्य का भ्रमण करते करते उन्हें एक जुलाहा मिलता है जो कपड़े बुनने वाला होता है। तो उन्हें लगता है कि यही वो व्यक्ति होगा जो मतलब ज़्यादा कविताएं करना नहीं जानते होंगे या ज़्यादा व्याकरण के ज्ञाता नहीं होंगे, तो मैं इनके लिए उचित धन देकर इनको वहाँ पे रुकवा देता हूँ। जी। तो वो उन्हें राजा के दरबार में ले आते हैं, जुलाहे को। जब वो जुलाहा वहाँ पर आता है तो राजा भोज उससे बोलते हैं। तो जो जुलाहा होता है वो कहता है कि काव्यम करोमि यदि चारुतरम करोमि। वो अपनी बात को संस्कृत में और वो भी कविता में ही कहता है राजा से। जी वाह। कि मैं कविता करूं तो और अच्छा कर सकता हूँ, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, और अगर उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा तो और भी अच्छी कविता बनाने का प्रयत्न कर सकता हूँ। क्या बात है। फिर वो कहता है कि भूपाल मौलि मणि मंडित पाद पीठ
हे शांख कवयामी वयामी यामी। तो अंतिम जो पद है, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाह रहा हूँ कि वो लास्ट अंतिम में कवयामी वयामी और यामी, ये जो तीन पद वो बोलता है, इनके तीन पदों में ऐसी अद्भुत वाक्य रचना की क्षमता है कि आप देखेंगे, जैसे कि कवयामी है, जैसे आप उसका पहला अक्षर हटाएंगी वो वयामी हो जाएगा, और जैसे वयामी का पहला अक्षर हटाएंगी वो यामी हो जाएगा। तो तीनों ही जो शब्द हैं ये अर्थवान है। पहला का अर्थ है मैं कविता करूं, दूसरे का अर्थ है वयामी मैं कपड़े बुनूं, और यामी का अर्थ है कि मैं जाऊं। कि आप ही बताइए कि मैं कविता करूं, कि मैं कपड़े बुनूं, या मैं चला जाऊं। तो राजा भोज इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे राज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संस्कृत न जानता हो, और वो भी ऐसी संस्कृत जो अत्यंत सुदृढ़, जो कविता करने में समर्थ हो। तो ऐसे ऐसे जब उदाहरण हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। रानी मदालसा की कहानी आपने सुनी होगी। रानी मदालसा जो थी वो अपने पुत्र को संस्कृत में लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो जब ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पहले जन सामान्य की भाषा रही होगी। और तीसरा कारण जो है वो है शिलालेख और ताम्रपत्र। राजा भोज के समय में कई शिलालेखों और ताम्रपत्रों में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ये अभिलेख केवल राजघोषणाएं नहीं थी, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मामलों की जानकारी भी देते थे। यह दर्शाता है कि आम जनमानस भी संस्कृत को समझते थे। ये सभी बातें ये हमें बताती है कि संस्कृत एक जीवंत और गतिशील भाषा थी जो प्रत्येक वर्ग द्वारा उपयोग की जाती थी। यह केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं थी, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और दैनिक जीवन की अभिव्यक्ति का माध्यम भी थी। तो ये सारे कारण हैं जो हमें बताते हैं कि संस्कृत कभी जन सामान्य की भाषा रही होगी। जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। धनंजय जी, आपने संस्कृत का भली भांति अध्ययन किया है और अध्यापन कार्य में भी लग चुके हैं। जी। विद्यार्थियों के लिए संस्कृत को किस प्रकार सरल और सहज बनाया जा सकता है ताकि वे इसे आसानी से सीख सकें? बिल्कुल। अगर अर्चना जी, अगर हमें संस्कृत को बढ़ाना है, अगर इसको आगे तक ले जाना है, तो सबसे जो प्रारंभिक इसका जो सोपान है वो हमारा विद्यालय से ही आरंभ होता है। अगर हमारे अंदर बचपन में किसी भाषा के प्रति कोई विचार या रूढ़िवादिता बन जाती है तो वो आगे तक बनी रह जाती है। अगर हम किसी विषय से बचपन में ही डरना शुरू कर देते हैं तो उसका जो डर है हमारे अंदर आगे तक बैठ जाता है। तो बच्चों के लिए सरल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसे माध्यम अपनाने पड़ेंगे जिससे बच्चे उस विषय से डरे नहीं, बल्कि उसमें रुचि लें, उनको वो मनोरंजक लगे, उनको ज्ञानवर्धक लगे। जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को खेल खेल में संस्कृत हम सिखा सकते हैं। जैसे गीत और कविताएं, भाषा सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है गीत और कविताएं। छोटे बच्चे जो बिल्कुल 2 साल के 3 साल के होते हैं वो कई सारे कविताएं सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं। उसका कारण ये है, एक तो वो संगीतमय होता है और दूसरा उनको मनोरंजक लगता है, जिससे वे संस्कृत भाषा की ध्वनियों और शब्दों से परिचित होंगे। जैसे एकम, द्वे, त्रीणि जो संख्याएं होती हैं उसके द्वारा हम गाने बना सकते हैं। तो एक तो ये कारण है कि उसको हम खेल की विधि में ले जाएं, पारंपरिक विधि में न रहें। जी। दूसरा है कि कहानियां और नाटक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अभिनय पूर्वक जब हम किसी नाटक का या किसी कहानी का संचालन करते हैं तो जब उसकी भाषा हमें आसान रखनी, सरल रखनी है, बिल्कुल सरल। तो इससे क्या होगा कि वो वाक्य संरचना को समझने में के लायक बनेंगे, वो वाक्यों का अर्थ समझ सकते हैं। और जब धीरे धीरे अर्थ समझना शुरू हो जाएगा तो
साधारण सी बात है, फिर हमें उसके भाव समझ में आने लगेंगे। जब उसके भाव हमें समझ में आने लग जाएंगे तो हमारी रुचि उस तरफ बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तो वो बच्चों के लिए सर्वग्राही हो जाएगा। बिल्कुल। जी, हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द हम बोल रहे हो उनके चित्र बच्चों को दिखाएं। जी। धनंजय जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ऐसा सुअवसर प्रदान किया जिससे मैं आपके माध्यम से अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचा पा रहा हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।